मैं डॉक्टर श्वेता सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज, रांची यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ सेम सिक्स के बच्चों के साथ अराजकतावाद यानी अनार्किज्म पर चर्चा करने आई हूँ, जो कि उनके पेपर 13 के लिए काफ़ी उपयोगी है। यहाँ मैं उनसे चर्चा करूँगी कि अराजकतावाद क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। अराजकतावाद शब्द ग्रीक भाषा के अनार्किया शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शासन का अभाव। वास्तव में अराजकतावाद का अभिप्राय एक शासन विहीन समाज से है, जिसमें राज्य नाम का संगठन न हो, क्योंकि राज्य का आशय ही दंडात्मक शक्ति है। अतः यह शोषण और अत्याचार का परिचायक है। साथ ही साथ अराजकतावादी यह भी स्वीकार करते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए ऐच्छिक समुदाय आवश्यक है। अतः ऐसे समुदाय जिनसे व्यक्ति का हित होता हो तथा जिनमें व्यक्ति स्वयं सम्मिलित हुआ हो, अराजकतावादियों द्वारा समर्थित है। अराजकतावाद एक ऐसे समाज के निर्माण को लक्ष्य मानता है जिसमें सेना, न्यायालय तथा जेलों का कोई स्थान नहीं होता है। व्यक्ति नियमों का पालन किसी भय से नहीं, बल्कि स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं। अराजकतावादी ऐसे किसी भी समाज को स्वीकार नहीं करते जिसमें शक्ति सर्वोपरि हो। वे तो केवल सत्ता का विसर्जन चाहते हैं, व्यवस्था का विसर्जन नहीं। अराजकतावाद की विद्वानों ने अनेक परिभाषाएं दी हैं, जैसे ईवी जेंकर के अनुसार आदर्श रूप में अराजकतावाद का अर्थ उस पूर्ण स्वतंत्र व्यक्तिगत शासन से है जिसका उद्देश्य प्रत्येक प्रकार के बाह्य शासन की अनुपस्थिति से है। डिकिंसन के अनुसार अराजकतावाद का अर्थ व्यवस्था का अभाव नहीं, बल्कि शक्ति का अभाव है। शासन का आशय है विवशता, पृथकता, विभ्रम और भिन्नता, जबकि अराजकतावाद का तात्पर्य है स्वतंत्रता, एकता और प्रेम। इसी प्रकार रुडोल्फ रॉकर ने भी अराजकतावाद सामाजिक दर्शन की वह बौद्धिक विचारधारा है जिसमें आर्थिक एकाधिकार तथा राजनीतिक एवं सामाजिक शोषण संस्थाएं नहीं रहेंगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के स्थान पर उत्पादन शक्तियों का स्वैच्छिक संघ स्थापित होगा। अराजकतावादी समाज व्यवस्था विहीन समाज नहीं है, यह शोषण और नियंत्रणहीन समाज का स्वप्न है। अराजकतावादियों ने इसे एक व्यवस्थित दर्शन का रूप दिया है। वर्तमान युग की राजनीतिक विचारधाराओं को भी अराजकतावाद ने काफी मात्रा में प्रभावित किया है। साम्यवादी व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र में जब वर्ग विहीन समाज की संरचना का स्वप्न अराजकतावाद की ही देन है। अराजकतावाद वहां प्रारंभ होता है जहां साम्यवाद समाप्त होता है। यह राज्य विहीन समाज का प्रभावशाली दर्शन है। यह एक महत्वहीन दर्शन न होकर एक विशिष्ट दर्शन है जिसका उद्देश्य मनुष्य को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना है। अब जहां तक हम अराजकतावाद की विशेषताओं की बात करें तो उसकी अनेक विशेषताएं हैं। जैसे नंबर 1, राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य एक व्यर्थ की संस्था है। यह जो भी कार्य करता है वे कार्य व्यक्ति द्वारा ऐच्छिक समुदायों के माध्यम से अधिक सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं। यदि देश की सुरक्षा का भार तथा आंतरिक पुनर्निर्माण इत्यादि कार्य स्वतंत्र संघों द्वारा किया जाए तो वह अधिक उचित हो सकता है। अराजकतावादी तो यहाँ तक स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र में अगर सेनाएं न हों तो भी राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न दूर नहीं होगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जन क्रांतियाँ विदेशी आक्रमणों का मुकाबला सेनाओं की अपेक्षा अधिक सफलता के साथ करती हैं। अराजकतावादियों की धारणा है कि राज्य एक दुर्गुण है, व्यर्थ का आडंबर है। यह मनुष्य के नैसर्गिक जीवन प्रवाह में व्याघात पहुंचाता है और विकासवाद के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है। यह एक निरर्थक एवं व्यर्थ की संस्था है। इसके अस्तित्व के पीछे कोई विवेकपूर्ण उद्देश्य नहीं है। यह एक अनावश्यक संस्था है। राज्य एक बुराई भी है। न्याय और सुरक्षा के नाम से यह शोषण करता है। यह वर्ग विभेद की भावना को पोषित करता है तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता को नियंत्रित करता है। राज्य की शक्ति जितनी अधिक होगी, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उतनी ही कम होगी।
राज्य अन्याय और पशु बल का भी प्रतीक है। इसमें थोड़े से व्यक्तियों द्वारा समाज की संपत्ति पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है तथा राज्य की सहायता से वे अपना यह नियंत्रण सदैव बनाए रखते हैं। नंबर 2, व्यक्ति की स्वतंत्रता का महान समर्थक। व्यक्तिवादियों से कहीं अधिक अराजकतावादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक हैं। अराजकतावादी व्यक्ति के पूर्ण विकास के लिए किसी भी प्रकार के बाह्य नियंत्रण को अनुचित ठहराते हैं, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोच्च हित है। यह तभी प्राप्त की जा सकती है जब व्यक्ति पर समाज द्वारा लगाए गए बाह्य नियंत्रण या पशु बल के आधार पर लगाए गए नियंत्रण पूर्णतः हटा लिए जाएं। अराजकतावादी व्यक्ति पर लगाए गए नियंत्रणों को 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। ये 3 नियंत्रण इस प्रकार हैं। नंबर 1, एक नागरिक के रूप में मनुष्य को राज्य के बंधन से मुक्त करना। दूसरा है एक उत्पादक के रूप में मनुष्य को पूंजीपतियों के नियंत्रण से मुक्त करना। तथा तीसरा है व्यक्ति के रूप में धर्म बंधनों से मुक्त करना। इस प्रकार राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तीनों क्षेत्रों में मनुष्य को पूर्ण स्वतंत्रता देना अराजकतावाद का मुख्य उद्देश्य है। तीसरा पॉइंट है सरकार का विरोध। सरकार राज्य की प्रतिनिधि होती है। इसका संगठन कुछ थोड़े से व्यक्तियों के हाथों में ही केंद्रित रहता है। ये थोड़े से व्यक्ति स्वहित के लिए सरकार की सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, जो कि गलत है। जैसा कि क्रॉपलिन ने कहा है, समाज में प्रत्येक वस्तु पर सबका अधिकार है। यदि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में हर स्त्री पुरुष अपना योगदान देते हैं, तब प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उत्पादित सब वस्तुओं में उनका भाग होना चाहिए। अराजकतावादियों के अनुसार सरकार में प्रतिनिधि भ्रष्ट हो जाते हैं। वे अपनी नैतिकता को खो बैठते हैं तथा अपने स्वार्थों की अभिवृद्धि के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति भी प्रतिनिधि बनने पर अपने चरित्र की रक्षा नहीं कर पाता। अतः अराजकतावादियों के अनुसार सरकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके समस्त कार्यों को विभिन्न स्वैच्छिक समुदायों द्वारा अधिक कुशलतापूर्वक संपादित कराया जा सकता है। फोरियर के दृष्टि से पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े लेकर उन्हें बक्से में डाल दें, उसे जोर से हिलाकर छोड़े, वे स्वतः इतने सुंदर ढंग से व्यवस्थित हो जाएंगे जितने कोई अन्य नहीं कर सकता है। नंबर 4, व्यक्तिगत संपत्ति चोरी है। अराजकतावादियों के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति शोषण तथा असमानता पर आधारित है। व्यक्तिगत संपत्ति सामाजिक कलहों का मूल है। यह साहचर्य के स्थान पर प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। समाज की संपत्ति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि संपूर्ण समाज की है। यह समाज में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिश्रम का फल है। इसमें इतिहास के अज्ञात एवं असंख्यक व्यक्तियों का भी योगदान है। व्यक्तिगत संपत्ति समाज में 2 वर्गों को जन्म देती है। पहला संपत्तिशाली तथा दूसरा संपत्ति विहीन। इसमें एक वर्ग शोषक तथा दूसरा वर्ग शोषित होता है। शोषक वर्ग सुखभोगी होता है। यह अकर्मण्य होकर भी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यह वर्ग पग पग पर दूसरे वर्ग पर अत्याचार करता है। दूसरी ओर शोषित वर्ग संपत्ति अर्जित करने वाला होकर भी अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। यह आवासहीन, वस्त्रहीन व कभी कभी भूखा जीवन यापन करने वाला होता है। इसे स्वास्थ्य और शिक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार की स्थिति पैदा होने के लिए व्यक्तिगत संपत्ति को ही उत्तरदायी माना जाता है। अराजकतावादियों का उद्देश्य व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था को समाप्त करके समाज के इस अन्याय को दूर करना है। 5वां पॉइंट है धर्म का विरोध। अराजकतावादियों के अनुसार धर्म व्यक्ति को अंधविश्वासी एवं भाग्यवादी बना देता है। इसके कारण मनुष्य अन्याय सहन करने वाला एवं भीरू प्रकृति का हो जाता है। यह एक अफीम है जिसके नशे में व्यक्ति अपने ऊपर किए गए दुर्व्यवहार को भी विस्मृत कर देता है। धर्म को नैतिकता के साथ जोड़ दिए जाने के कारण व्यक्ति का जीवन व्यर्थ की रूढ़ियों से घिर जाता है, जिससे उनकी स्वतंत्र चेतना समाप्त हो जाती है। अतः धर्म के अधीन व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुंठित हो जाती है। धर्म के नाम पर कभी कभी शासकों द्वारा भी अन्याय किया जाता है। 6वां पॉइंट है सहयोग एवं साहचर्यपूर्ण समाज का समर्थक।
राज्य विहीन व संपत्ति विहीन समाज किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में अराजकतावादियों ने स्पष्ट किया है कि अराजकतावादी उस समाज की कल्पना करते हैं जो किसी भी प्रकार के बल प्रयोग करने वाली सत्ता से रहित होगा। संपत्ति, धर्म और राज्य के न होने से समाज में विभिन्न व्यक्तियों के मध्य किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं होगा। सभी व्यक्ति सहयोग और साहचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे। व्यक्ति अपने कार्यों के लिए ऐच्छिक समुदायों का निर्माण करेंगे जिसमें व्यक्ति स्वेच्छा से भाग लेंगे। अराजकतावादियों का विचार है कि मनुष्य में प्रेम, दया, सहानुभूति स्वाभाविक गुण है। वह सहयोग और साहचर्य के आधार पर कार्य करना चाहता है। अतः समाज में संघर्ष का कारण व्यक्तिगत संपत्ति और राज्य ही है। नंबर 7, विकेंद्रीकरण पर विश्वास। अराजकतावादियों के अनुसार राज्य में शक्ति के केंद्रीकरण की प्रवृत्ति होती है, जिससे स्थानीय और व्यक्तिगत महत्व की चीजें पूर्णतः उपेक्षित हो जाती है। अतः व्यक्ति को यह पूरी छूट होनी चाहिए कि वह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी समुदाय बनाना चाहे बनाए। राज्य को इसके मार्ग में बाधक नहीं होना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से भी विकेंद्रीकरण लाभदायक होता है, क्योंकि इससे स्थानीय उद्योग धंधों को प्रोत्साहन मिलता है। नंबर 8, साम्राज्यवाद पर अविश्वास। अराजकतावाद पूंजीवादी पद्धति के विरुद्ध है, अतः यह साम्राज्यवाद का विरोधी है। साम्राज्यवाद अंतर्राष्ट्रीय शोषण है। यह मानव जाति का व्यापक शोषण है तथा विश्व में असमानता फैलाने वाला है। नंबर 9, जो कि इसकी सबसे अंतिम विशेषता है, वह है मनुष्य के शाश्वत गुणों पर विश्वास। अराजकतावादी मनुष्य को एक ऐसा सामाजिक प्राणी मानते हैं जो अपने कल्याण के साथ अन्यों के कल्याण को भी चाहता है। बाकुनिन के शब्दों में, मनुष्य की स्वतंत्रता ही उसकी मनुष्यता का दर्पण है, क्योंकि उसके समस्त मानवीय अधिकार उसकी भय की चेतना मात्र ही तो है। अभी हमने बच्चों को बताया कि अराजकतावाद क्या है तथा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि सबों को समझ में आई होगी। धन्यवाद।